नमस्कार दोस्तों, द माइक्रो स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो हमने कल बात की थी आधुनिक भारत के इतिहास के सिलेबस के बारे में। तो आज हम उस सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने के क्रम में पहला टॉपिक हमारा था यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन, ठीक है। यूरोपियों के आगमन में सबसे पहला पॉइंट तो हमारा पुर्तगाली। पुर्तगाली, ठीक है। मार्कर कहाँ है? तो हम बात कर रहे थे पुर्तगालियों पर। तो ये ऐसा तो नहीं था कि पुर्तगालियों की का आगमन या यूरोपियों का आगमन कोई आकस्मिक घटना थी। आकस्मिक घटना थी, ठीक है, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी सॉरी इससे पहले भी भारत के यूरोप के साथ अनेक मार्गों से व्यापार हुआ करते थे, ठीक है। व्यापार अनेक मार्गों से हुआ करते थे। फिर ऐसी क्या आवश्यकता हो गई कि नए मार्गों की खोज करनी पड़ी। तो जब 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर को जीता और कुस्तुनतुनिया पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, ठीक है। तो जब उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर को जीता और कुस्तुनतुनिया पर अपना नियंत्रण किया, तो जो हमारा व्यापारिक मार्ग उस पर तुर्कों का नियंत्रण हो गया। तो व्यापारिक मार्ग बाधित हुआ। और इसी समय क्या हुआ था कि 15वीं 16वीं सदी की बात की जाए तो यूरोप में प्रबोधन का काल चल रहा था, पुनर्जागरण का काल चल रहा था, ठीक है। तो पुनर्जागरण प्लस प्रबोधन, ये टाइम चल रहा था। तो इसी टाइम में नई भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला, ठीक है। बोर्ड थोड़ा भर गया। तो ये पुनर्जागरण प्रबोधन का काल चल रहा था। तो इसी टाइम पे भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिल रहा था, प्रोत्साहित किया जा रहा था कि नई भौगोलिक खोजें की जाए, नए आविष्कार किए जाए। इन सब चीज़ों का समय चल रहा था। तो उसी समय इन सब में सबसे आगे था यूरोप, जैसे कि वहाँ पर प्रबोधन पुनर्जागरण का काल चल रहा था। यहाँ पर ही बात की जाएगी हम। इनमें सबसे पहले यहाँ पर मैप बना लेते हैं, पहले एक छोटा सा। देखिएगा मैप में थोड़ी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया अफ्रीका, ये यूरोप है। तो यहाँ पर स्पेन और पुर्तगाल, तो इनके द्वारा शुरुआत की गई। तो स्पेन से एक नाविक को भेजा गया भारत की खोज के लिए। उसका नाम था कोलंबस निकला भारत की खोज के लिए, लेकिन वो समुद्र के मार्ग निकला हुआ था। तो कुछ दूर चल के रास्ता भटक के पहुंच गया अमेरिका।
ये अमेरिका पहुंच गया। तो इस प्रकार से पहुंचा कब? 1492 में। तो इस प्रकार से कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ठीक है। इसके कुछ समय पश्चात यहाँ से एक नाविक और निकला जिसका नाम था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा या वास्को दा गामा, ये भी बोल सकते हैं, या वास्को डिगामा। ये निकला समुद्र मार्ग से। ये ऐसा चलता हुआ समुद्र के मार्ग केप ऑफ गुड होप, यहाँ पर है, यहाँ पर एक स्थान है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप के रास्ते होते हुए इंडिया के केप ऑफ गुड होप के रास्ते होते हुए इंडिया के कालीगढ़ बंदरगाह पर पहुंचा, जहां पर इसका स्वागत एक हिंदू शासक जमोरिन ने किया। जमोरिन, ध्यान रखिएगा, जमोरिन उसका नाम नहीं था, उस हिंदू शासक की उपाधि थी। तो उसने यहाँ पर वास्को डिगामा का स्वागत किया। और ये पहुंचा कब? तो ये पहुंचा था 20 मई 1498 में। ठीक है, 1498 में पहुंचा था। तो यहाँ पर हिंदू शासक जमहूरी ने इसका स्वागत किया। लेकिन इसी समय पे जब इसका स्वागत किया जा रहा था तो कुछ अरबी व्यापारी हुए, अरबी व्यापारी थे। तो अरबी व्यापारियों ने इसका विरोध किया। विरोध करने का कारण क्या था? आर्थिक। ठीक है, आर्थिक कारण कि कोई बाहर से यूरोप का आदमी आया हुआ है, यहाँ पर आया है, तो इनके व्यापार को बाधित करेगा, इनके व्यापार पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अरबी व्यापारियों ने इसका विरोध किया था। ठीक है, और इसी समय पे 1400 ये जब आया हुआ था, तो इसी टाइम पे दिल्ली का शासक कौन था? ये भी प्रश्न कई बार बन जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इस टाइम पे जब वास्को डी गामा भारत आया था, इस टाइम पे भारत का शासक सिकंदर था, सिकंदर लोदी। ठीक है, तो सिकंदर लोदी था इस समय भारत का शासक। भारत का मतलब दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली पर जहाँ पर उसका शासन चलता था। तो ये तो हो गई बात यूरोपियों के आगमन की। तो इस प्रकार से भारत में आने वाली प्रथम शक्ति या प्रथम शक्ति, मतलब यूरोपीय शक्ति बोल सकते हैं इसको, यूरोपीय शक्ति। इस प्रकार से भारत में आने वाली प्रथम यूरोपीय शक्ति कौन हो गए? पुर्तगाली। हमारे टॉपिक में भी सबसे पहला पॉइंट हमने लिखे थे पुर्तगाली, तो यही क्रम है इसका। तो इस प्रकार से सबसे पहले भारत आने वाली प्रथम शक्ति हो गई पुर्तगाली। इन्होंने यहाँ आए, इनका मुख्य उद्देश्य यहाँ व्यापार था। वो भी कौन सा? मसालों का व्यापार करना। ठीक है, मसालों का व्यापार करना इनका मुख्य उद्देश्य था। यहाँ आए, इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ खोली। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से इन्होंने भारत में विभिन्न स्थानों पर अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की, अपनी फैक्ट्री स्थापित की। फैक्ट्री या कारखाने बोल सकते हैं इनको। ये कारखानों को आप आज के समय के कारखाने इस टाइप का ना लीजिए कि यहाँ पर कुछ चीज़ का उत्पादन हो रहा है, कोई चीज़ बन रही है, इस टाइप का नहीं था। ये कारखाने जो हुआ करते थे, ये भंडार गृह के रूप में कार्य करते थे। कैसे कार्य करते थे? भंडार गृह के रूप में, भंडार गृह के रूप में कार्य करते थे। यहाँ पर अपने व्यापार की जो भी सामग्री थी उसको भंडार किया जाता था, भंडारण किया जाता था, यहाँ रखा जाता था। तो ये भंडार गृह के रूप में कार्य करते थे। अब फैक्ट्री की बात किए हैं तो भारत में इनकी प्रथम फैक्ट्री या प्रथम कारखाने की बात की जाए तो ये इन्होंने कोचीन में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी 1503 में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम्स में इस टाइप की चीज़ें पूछ लेता है। और इसको भी याद रखिएगा कि कारखाने जो थे भंडार गृह के रूप में कार्य करते थे। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद आगे बात की जाए पुर्तगालियों में, हमारा टॉपिक था ये पुर्तगाली। पुर्तगालियों में अगली बात की जाए तो भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, कौन था? भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, ये था अल्मीडा, गवर्नर अल्मीडा। ठीक है, अल्मीडा, इतना भी याद रख लेंगे तो काम चल जाएगा आपका, एग्ज़ाम में पूछ लेता है प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, अल्मीडा था। ठीक है, इसके बाद एक और गवर्नर हुआ जिसका नाम था अल्बुकर्क। ये बड़ा मज़ेदार आदमी था, इसको पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। क्या माना जाता है अल्बुकर्क को? वास्तविक संस्थापक। इसे पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा तो हम बात कर रहे थे अल्बुकर्क के बारे में ना, कि अल्बुकर्क बड़ा मज़ेदार आदमी था। अल्बुकर्क की बात कर रहे थे हम कि बड़ा मज़ेदार आदमी था अल्बुकर्क। देखते हैं कैसे मज़ेदार आदमी थे। ठीक है, इससे पहले हम एक बात और कर लेते हैं किसकी, अल्मीडा की। फ्रांसिस डी अल्मीडा, यही जिसको हमने अल्मीडा लिखा हुआ था अभी, अल्मीडा। इसका एक फैक्ट जान लेते हैं, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चालू की थी। ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, वाटर पॉलिसी। मतलब इसका मेन उद्देश्य था कि हिंद महासागर पर नियंत्रण करना। और नियंत्रण क्यों? तो नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य इनका व्यापार ही था, ताकि व्यापार में सुविधा हो सके। ठीक है, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से इन्होंने एक ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई थी, जिसके अंतर्गत हिंद महासागर पर नियंत्रण रखा जा सके। ठीक है, अल्बुकर्क, अब अल्बुकर्क पर आ जाते हैं हम। तो अल्बुकर्क जो था, इसने अपने पुर्तगाली जो पुरुष थे, पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। अल्बुकर्क ने पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। और इसके प्रोत्साहन का कारण क्या था, क्यों प्रोत्साहित किया? ऐसा तो नहीं है कि बस आए तो कि भारतीय महिलाओं से विवाह कर लो। इसका उद्देश्य भी था, इसके पीछे इसका उद्देश्य था ताकि भारत में पुर्तगाली बस्तियों को मजबूती मिल सके, या पुर्तगाली जो बस्ती थी वो मजबूत हो सके, यहाँ इनका दबदबा बन सके। इन्हीं सब कारणों से पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, ये तो हमने बात कर ही लिए थे कि अल्बुकर्क पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इंडिया में। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करेंगे एक घटना पर।
देखिए ये जो है ये टॉपिक थोड़ा फैक्चुअल है, यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चंस भी बनते हैं, इसलिए हम इसको फैक्चुअल रूप में देखते चल रहे हैं। जहाँ पर अच्छे टॉपिक्स आएंगे, जहाँ समझाने की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो वहाँ समझाते भी चलेंगे। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं। 1661 में एक घटना घटित होती है जिसमें ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकेंड, इसका विवाह होता है किसके साथ? पुर्तगाली राजकुमारी के साथ। बोल रहे हो कि क्या बात थी? तो जब इसका विवाह पुर्तगाली राजकुमारी के साथ होता है तो पुर्तगालियों के द्वारा चार्ल्स सेकेंड को बॉम्बे उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है, इसको दिया जाता है किसको? चार्ल्स सेकेंड को। अब बोल रहे हो कि पूरा बॉम्बे दे दिए, बताओ। आजकल भी प्रथा है, बॉम्बे नहीं देते मगर बहुत कुछ देते हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसको बॉम्बे उपहार स्वरूप प्राप्त हो गया। पुर्तगाली राजकुमार की शादी किसके साथ हुई? चार्ल्स सेकेंड के साथ। ये चीज़ एक कहानी के रूप में बताया तो जा रहा है आपसे, पर इसको याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं कि पुर्तगाली राजकुमारी, इसका नाम क्या था? तो कैथरीन था, कैथरीन। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ चार्ल्स सेकेंड का विवाह हुआ था। कब हुआ था? 1661 में। तो इसको चार्ल्स सेकेंड को बॉम्बे उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ था। फिर ये बॉम्बे राजकुमार, ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकेंड ने बॉम्बे को 1668 में ब्रिटिश कंपनी जो थी, ब्रिटिश कंपनी को दे दिया, ब्रिटिश कंपनी को दे दिया। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। याद क्या है? कहानी के रूप में आपको याद ही रहेंगी कि ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकेंड, इसका विवाह हुआ किसके साथ? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ। कैथरीन के साथ हुआ तो पुर्तगालियों द्वारा चार्ल्स सेकेंड को उपहार स्वरूप बॉम्बे उपहार में मिला। फिर ये बॉम्बे चार्ल्स सेकेंड ने 1661 में ब्रिटिश कंपनी को दे दिया, ठीक है। 1661 में ब्रिटिश कंपनी को दे दिया, ये हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। पुर्तगालियों की भारत में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे? तो मुख्य व्यापारिक केंद्रों की बात करें, क्योंकि पूछ लेता है ये भी, तो यहाँ पर गोवा, दमन द्वीप, इनके मुख्य व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे, इन पर अधिकार इनका स्वतंत्रता के पश्चात भी 1961 तक रहा, ठीक है। 1961 तक रहा, 1961 तक, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है क्योंकि स्वतंत्रता के बाद तक यहाँ पर नियंत्रण रहा 1961 तक। तो इसलिए यह कहा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा कि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इस पर कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत में आने वाली और सबसे बाद में भारत से जाने वाली कौन सी यूरोपीय शक्ति थी? तो पुर्तगाली थे। सबसे पहले आए और बाद में गए, मतलब सबसे ज़्यादा समय तक भारत में ये रहे थे। तो सबसे पहले आने वाली और सबसे बाद में जाने वाली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? पुर्तगाली। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जब सबसे पहले आए और सबसे बाद में जा रहे हैं
इतना लंबा टाइम भारत में गुजारे, तो इनसे भारत को कुछ मिला भी होगा, प्राप्त हुआ होगा, कुछ चीज़ें हमने सीखी होगी, कुछ चीज़ें इनने सीखी होगी। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, पुर्तगालियों की भारत को देन से आपको समझ में आ रहा होगा कि पुर्तगाली देने आए थे। हाँ, नहीं, देने नहीं आए थे। जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है जैसे आप भी किसी के घर गए हैं, वहाँ काफ़ी दिन गुजारे, तो आपसे वहाँ के लोगों ने कुछ सीखा, ठीक है, उनके घर के लोगों ने आपके घर कोई आया है तो आपके घर काफ़ी टाइम बिताया, तो आपसे उनने कुछ सीखा, उनसे आपने कुछ सीखा। तो इन सीखने की प्रक्रिया में हमें भी इनसे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल गई, ठीक है। जैसे आलू की खेती करना हम किससे सीखे? पुर्तगालियों से। जो आलू उगाए जा रहे हैं आज, जो हम डेली सब्जी में खा रहे हैं, इनकी खेती करना हमने पुर्तगालियों से सीखा। इसके बाद हम बात करेंगे तंबाकू की खेती। हाँ, ये वही तंबाकू है, सही समझ रहे हैं। तो तंबाकू की खेती। इसके बाद भवन निर्माण की एक गोथिक शैली थी, भवन निर्माण की गोथिक शैली, ये भी हमें पुर्तगालियों से सीखने को मिली। इसके बाद इन्होंने प्रथम गिरजाघर का निर्माण करवाया। प्रथम गिरजाघर का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आता है। तो प्रथम गिरजाघर का निर्माण पुर्तगालियों के द्वारा करवाया गया था। कहाँ? केरल में, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात की जाए पुर्तगाली इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें, जैसे चित्रकला के क्षेत्र में देख लीजिए, ठीक है, चित्रकला के क्षेत्र में हो गया। तो ये सब देन है भारत को, ये सारी देनें आपको याद रखनी है, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि आलू की खेती किसके माध्यम से सीखे, तंबाकू की खेती किसके माध्यम से सीखे, भवन निर्माण की गोथिक शैली ये किसकी देन थी, प्रथम गिरजाघर का निर्माण कहाँ हुआ? तो केरल में हुआ। किनके द्वारा करवाया गया था? तो मतलब पुर्तगालियों के द्वारा करवाया गया था। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और आगे हम बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये सब चीज़ों को देख लिया हमने, ठीक है, तंबाकू की खेती, आलू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण। हाँ, ये बात भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, पता नहीं कैसे ध्यान से चला गया। प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण, छापा खाना जिसको बोलते हैं, तो इन्होंने सबसे पहले भारत में चालू किया था। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले आए, सबसे बाद में गए, फिर भी इनका इतना वर्चस्व क्यों नहीं था? अंग्रेज़ ज़्यादा प्रभावशाली थे, तो ये क्यों? इनकी कुछ नीतियाँ थी। पहली बात की जाए इसकी ईसाईकरण की नीति, ईसाईकरण की नीति। इसके अंतर्गत ये क्या काम करते थे कि भारतीय लोगों को ईसाईकरण को इन्होंने भारत में बढ़ावा दिया। सीधी सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, ठीक है। तो इसके कारण से क्या हुआ कि भारतीयों में इनके खिलाफ असंतोष बढ़ा, ठीक है। तो भारतीयों में इनके खिलाफ असंतोष बढ़ा, और इनके कमज़ोर होने की और भी बहुत सी वजह हैं, जिसमें एक नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं हम, लूटपाट। इन्होंने दूसरे व्यापारियों के जहाज़ों को लूटपाट की पद्धति अपनाई, जिसके कारण इनके शत्रुओं की संख्या बढ़ी, जिसके कारण इनके शत्रुओं की संख्या में वृद्धि हुई। तो जब शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होगी, तो जब आपके शत्रु बहुत सारे हो जाएंगे, तो समय पर फिर जब ज़रूरत होती है तो कोई काम नहीं आता, क्योंकि सारे तो शत्रु बन गए। आपकी ऐसी नीति थी, लूटपाट की नीति, ईसाईकरण की नीति, तो जब ज़रूरत होगी तो ये सब आपको काम नहीं आते। इसके अलावा बात की जाए तो समुद्री मार्ग पर जब समुद्र से व्यापार होता था, तो समुद्र से व्यापार जब होता था तो बाकी जहाज़ों को व्यापार के लिए इनसे पुर्तगालियों से
पुर्तगालियों से अनुमति लेनी पड़ती थी, अनुमति या परमिशन, जिसको परमिट बोलते हैं, परमिट जारी करते थे लोग, अनुमति लेनी पड़ती थी जिससे, और इसे ही क्या कहा जाता था, कार्टेज आल्मीड़ा, ठीक है, कार्टेज आल्मीड़ा काफिला पद्धति, ध्यान रखिएगा, कार्टेज आल्मीड़ा काफिला पद्धति किनके द्वारा, ये किसके द्वारा चलाई गई थी, तो ये पुर्तगालियों की नीति थी एक प्रकार की, जिसमें पुर्तगाली जो थे हिंद महासागर में जो व्यापारिक जहाज थे, इनको व्यापार की अनुमति देते थे, परमिट देते थे, ठीक है, और जो परमिट जिन्हें अनुमति नहीं ली थी, तो इनके जहाज़ों को ये लूट लिया करते थे, लूटपाट की नीति थी इनकी, जिनके कारण इनके बहुत से शत्रु बढ़े। इन्हीं सब कारणों से ये काफ़ी कमज़ोर हुए और इनका भारत पर नियंत्रण कमज़ोर दिखाई देता है, ठीक है। तो ये तो बात कर ली हमने पुर्तगालियों पर। तो हमने पुर्तगालियों के बारे में बात कर ली। अब इसके बाद में हम बात करेंगे डचों के बारे में। डच कौन थे? तो डचों की बात की जाए, डच जो थे हॉलैंड के निवासी थे, ठीक है। इसके बारे में सीधे पॉइंट में बात करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ इनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, तो सीधे बात करेंगे। डच जो थे हॉलैंड के निवासी थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, हाँ, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं। तो डच सरकार जो डच सरकार थी, इस कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण था। डच सरकार का डच ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण था। इसी के कारण ये काफ़ी कमज़ोर नज़र आती है, डच ईस्ट इंडिया काफ़ी कमज़ोर नज़र आती है और भारत में फल फूल नहीं पाती है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। तो डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक केंद्र भारत में कहाँ था इनका? मसूलीपट्टनम में था, जिसकी स्थापना इन्होंने 1605 में की थी, मसूलीपट्टनम में, ठीक है। ये सब चीज़ याद रखना। मसूलीपट्टनम आपको पीडीएफ में लिखा हुआ मिल जाएगा, तो हम ज़्यादा यहाँ लिखने पे ध्यान नहीं देंगे, सीधे समझते चलेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन से भी ज़्यादा आते नहीं हैं। तो यहाँ पर फैक्ट तथ्य की बात कर लेंगे सीधे, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं यहीं से फंस जाएंगे आपको, और बाकी जो है तो आपको नोट्स में प्रोवाइड करवाई जा रहे हैं। तो 1605 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपने व्यापारिक केंद्र की स्थापना की थी। इसके बाद बात की जाए तो इन्होंने मसाले के स्थान पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में कभी पूछा जा सकता है, मसाले के स्थान पर, इसलिए लिख दे रहा हूँ, वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाया, प्रमुख वस्तु बनाया, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि वस्त्रों को निर्यात की प्रमुख वस्तु बनाने की मतलब वो किसको दी जाती है, श्रेय किसको दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स लोग चकरा जाते हैं, और इसमें सीधा अधिकतर स्टूडेंट, आपके मन में भी ये पहली बार अगर से ये आएगा तो आपके मन में भी आएगा कि अंग्रेज ही ऑप्शन होना चाहिए इसका, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आएगा एक क्वेश्चन तो ध्यान रखिएगा कि मसालों के स्थान पर वस्त्रों को, भारतीय वस्त्रों को निर्यात की सर्वप्रमुख वस्तु बनाने का जो
श्रेय है ये डचों को जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं, एक ही पॉइंट बचा हुआ है, हम यहाँ पर ही बात कर लेते हैं। 1759 में घटना घटित होती है। अंग्रेज और डचों का युद्ध होता है। ठीक है, अंग्रेज वर्सेस डच, अंग्रेज और डचों का युद्ध होता है। तो इस युद्ध में अंग्रेज डचों को पराजित कर देते हैं। और इस युद्ध का नाम क्या है? ये युद्ध का नाम इसलिए बता रहे हैं हम आपको क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कई बार एग्जाम्स में आ चुका है और वनडे एग्ज़ाम में तो अक्सर पूछा जाता है। इसलिए इस युद्ध का नाम आप अच्छे से याद रखिएगा, बेदरा का युद्ध। बेदरा या कई दूसरी बुक्स में अलग अलग नाम मिलते हैं, तो इसको बेदरा या बेदारा का युद्ध, बेदरा या बेदारा का युद्ध। ठीक है, कब हुआ था? तो ये देख रहे हो क्या, 1759 में। तो 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेज़ों ने डचों को समाप्त कर दिया, मतलब इनको पराजित कर दिया। तो इसके बाद इनकी कहानी हो गई ख़त्म, इनकी कहानी होगी ख़त्म, क्योंकि ये कमज़ोर थे। कमज़ोर होने का कारण भी आपको बता ही दिए थे कि डच सरकार का डच ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण था। तो आपको आसानी होगी, ये सब कनेक्ट करके पढ़िए, आपको आसानी होगी। तो डच सरकार का डच ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण था, जिसके कारण से काफ़ी कमज़ोर थे। निर्णय लेने में इनको दिक्कत, स्वयं से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। इन सब परेशानियों के कारण रणनीतिक कमजोरी, जिनके कारण इनको बेदारा के युद्ध में 1759 में हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डचों की बात। अब हमें लग रहा है डच के बाद इसका किसका नंबर है? डचों के बाद आते हैं अंग्रेज। तो अंग्रेज़ों का काफ़ी लंबा समय काल रहा, तो इसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएंगी, इसलिए हम अंग्रेज़ों को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप जो है पुर्तगाली और डच इन दोनों को बढ़िया से पढ़ लीजिए। आपको PDF टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दी गई है, तो वहाँ से जाकर PDF डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से भी देख लीजिए। आप नोट्स बनाए होगे तो ठीक है, नहीं भी बनाए होगे तो आपको जो PDF प्रोवाइड करवा दी गई उसमें सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड है, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। क्योंकि पुर्तगाली हमने इतना समय लिया है पुर्तगाली को पढ़ने में, तो इसके पीछे कुछ कारण होगा, क्योंकि पुर्तगालियों से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे डचों के बारे में, डेनिश, इन सब से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन पुर्तगालियों से हमेशा हर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं। इसलिए डच पे हम ये पुर्तगालियों पे हमने इतना टाइम लिया है। ठीक है, तो थैंक यू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।